अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे बात सियालकोट के बचत बाजार में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान होने वाली नोक-झोंक की। इस पर मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने रवैये पर मुआजरत कर ली। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए बोली, असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिलाने के दौरान गैर मुनासिब जुमला बोल दिया जो कि इंसानी गलती है, गुस्सा आ गया था। मुआविन खुसूसी ने वाज़ेह किया कि वो अवाम में से हैं और बाद में अवामी नुमाइंदा। देखिए, बात यह है कि जो मेरा इंटेंशन थी और जो मेरी वहाँ पे अवाम दोस्त सोच थी और जो मेरा कंडक्ट था वो लोगों को रिलीफ देना, उनके मसाइल का तदारक का था और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना था। सही। उस मिशन, विजन या कंडक्ट पे तो मुझे कोई किसी तरह से भी ठीक है, लेकिन उस लफ्ज़ पे अफसोस है तो आप वापस लेती हैं आप? जो उसके साथ जुड़ा कोई नामुनासिब लफ्ज़ जिसका आप निशानदेही कर रहे हैं, जी। तो वो यकीनन रूटीन में भी हम इस्तेमाल नहीं करते। और वो पता नहीं उस वक्त गुस्से की हालत में मेरे मुंह से वो नाजेबा लफ्ज़ जो निकला तो वो नामुनासिब था, वो नहीं निकलना चाहिए था। तो सियालकोट वाक़े पर ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान आमने सामने आ गए। चीफ सेक्रेटरी ने फिरदौस आशिक अवान के गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव की मजम्मत की तो पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम कुरैशी ने चीफ सेक्रेटरी पर सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान आमने सामने तो कैसे? जी बिल्कुल किरण, सियालकोट वाक़े पर ब्यूरोक्रेसी ने तो मामलात ख़राब करने की कोशिश की थी, लेकिन हुकूमत पंजाब ने खुश असलूबी से इस मामले को थोड़ा सा हल कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जब रात के बयान आया था और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के जो रवैया है उसकी मजम्मत की गई थी और उनका ये कहना था कि जो अफसरान हैं उनके साथ इस तरह का रवैया जो है वो नामुनासिब है और उनकी तजलील जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिस पर जो पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात है नदीम कुरैशी, उनकी स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जवाद मलिक के जो बयान है उसको सियासी करार दिया। और उनका ये कहना था कि जवाद मलिक ने अगर सियासी बयानात ही देने हैं तो वो रिटायर हो, ओहदा छोड़े और सियासी मैदान में आ जाए। और इसके अलावा नदीम कुरैशी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा भी किया गया कि चीफ सेक्रेटरी को उनके ओहदे से हटाया जाए। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने ऐवान वज़ीर आला में आज चीफ सेक्रेटरी और मामले खसूसी को भी बुलाया और उनके दरमियान भी कुछ बातचीत हुई जिसका बरमला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इजहार किया और उन्होंने ये कहा कैटेगोरिकली कि चीफ सेक्रेटरी को भी हकायक जो हैं वो मस्ख करके बताए गए। और चीफ सेक्रेटरी जवाद मलिक ने इसका इजहार वज़ीर आला पंजाब से किया और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो सियालकोट का वाक़या पेश आया है अब उसकी खुद तहकीकात करने का फैसला किया। आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। तो मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सियालकोट वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने खुद तहकीकात शुरू कर दी हैं। चीफ सेक्रेटरी को हक़ाइक़ मस्क करके बताए गए। अवामी नुमाइंदे अगर अवाम को जवाबदेह हैं तो फिर अफसरशाही क्यों नहीं? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब और मुझे जॉइंटली एक मीटिंग में बैठ के उस वाक़े की खुद इंक्वायरी करने का फैसला किया है। बदकिस्मती से चीफ सेक्रेटरी साहब को हक़ाइक़ मसख करके बताए गए। अवामी नुमाइंदे जो है वो अवाम को जवाबदेह हैं और इस पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है वो अवाम के सामने जवाबदेह है। ब्यूरोक्रेसी को वो खुद ललकारते हैं तो वो हलाल करार दी जाती है वो सारी दान डपट। और जब उन्हीं के शाही खानदान के जिले सुबहानी फैसलाबाद में इसी ब्यूरोक्रेसी को सरेआम हथकड़ियाँ लगवाते हैं तो उस वक्त जो है ये सारी कारकर्दगी अवामी मफाद में हलाल समझी जाती है। अफसरशाही ने की है अरबों रुपए की तबाही।
नैब रिकॉर्ड से ब्यूरोक्रेसी की करप्शन के कारनामे सामने आ गए। इसके मुताबिक 780 अफसरान करप्शन करने पर पकड़े जा चुके हैं और इनकी जानिब से प्ली बार्गेन और रजाकाराना वापसी की मद में 2 अरब रुपए तक की रकम पहुंच गई है। सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमको ज्वाइन कर चुके। मंसूर मुगैरी, सिंध में करप्शन बहुत ज्यादा, अफसरान से सिर्फ 2 अरब रुपए ही वसूल हो पाए, ये जरा हमें समझाइए, ये हुआ कैसे ये सब? किरण साहिबा, बिल्कुल आपका जो सवाल है वजह है कि सिंध में मैं देख रहा हूँ 15-20 सालों से, मैं 10-12 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 15-20 सालों से बहुत बड़ी करप्शन हुई है और बहुत बड़ी तबाही है। और ख़ास तौर पर 12-13 सालों में कि 1600-1700 अरब रुपए की ADB इस्तेमाल हुई, सालाना तरक्याती प्रोग्राम इस्तेमाल हुआ है, जिसमें अफसरान जो कल के कंगले थे वो करोड़पति अरबपति बन गए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि नैब सिर्फ 780 अफसरान तक जो है पहुँच पाई है। अभी जो नैब के DG हैं, मौजूदा DG दयानतदार आदमी हैं, दयानतदारी से काम करें, डॉक्टर नजर मिर्जा, लेकिन उससे पहले नैब पर ख़ुद बहुत ज़्यादा उंगलियां उठते रहे हैं कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए तो जो बड़े मगरमच्छ थे उन तक रसाई नहीं हुई, जो छोटे छोटे जो मछलियों की तरह छोटे छोटे जो थे उन तक उनकी रसाई हुई थी। अब जो है जहाँ तक मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि बड़े बड़े केसेस जो है कोई 50-60 बड़े केसेस हैं जो ज़ेर तफ्तीश है। हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में या 1 माह में हमें वो बड़ी कार्रवाई हमें नज़र आ जाएं। अच्छा मंसूर, ये बताइए कि सिंध में भी करप्शन बड़ी ज़्यादा हुई है ना, तो सिर्फ वसूल हुए हैं क्या, इतनी करप्शन हुई है? साथ ये भी बता दें कि जिन्होंने की है, जो पकड़े गए हैं, वो अभी तक ओहदों पर बरकरार है? देखिए, करप्शन का जो हजम है, मैं समझ रहा हूँ 2 अरब तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस ऐसे समझें ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है, पीनट्स हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं समझता हूँ कि 8-10 जो बड़े थे अफसरान जिन्होंने छक्के मारे हैं बड़े, अगर उनको भी पकड़ लेते तो 15-20-30 अरब रुपए उनसे आ जाते। 2 अरब रुपए तो कुछ भी नहीं है ये। लेकिन बहरहाल नैब की जानब से ये फिगरें हमें मौसूल हुई हैं कि 780 अफसरान से 2 अरब रुपए वसूल हो पाए, जिसमें 44 जो ऐसे हैं, 230 जो ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ अदालतों ने सज़ाएँ दी हैं, 44 ने जो है प्ली बार्गेन की है कि जुर्म पकड़ा गया, उन्होंने पैसे दिए। और उसमें कुछ अफसरान ऐसे थे कि वो चोरी छप्पी उन्होंने जो है सिफारिशें लगा के ओहदों पे तैनात थे। लेकिन मौजूदा जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है उसमें मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है कि पकड़े जाने के बाद कोई देदा दिलरी से अब भी कुर्सी पे बैठा हो सकता है कोई चोरी छुपी बैठा हो, लेकिन जाहिर ज़रूर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। नैब अपना काम कर रही है, ये आप भी बता रहे हैं। अब ज़रा ये बताइए कि नैब की कार्रवाइयाँ जारी, बार्गेन भी हो रहा है, लोग एतराफ़ भी कर रहे हैं, केसेस भी चल रहे हैं, करप्शन कम क्यों नहीं हो रही, ये ज़्यादा क्यों होती जा रही है? किरण साहिबा, आप यकीन करें, मैंने कई अफसरान से सुना है कि फ़लाँ जो अफसरान हैं वो हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार इसलिए हम करते हैं, इसलिए ज़्यादा हम करते हैं, थोड़े बहुत तो सब करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा करते हैं, अगर कल पकड़े जाए तो हम इस तरह से इस पैसों से जो है ना अपनी जान छुड़ा सके। इधर उधर हम पैसे लेके फंस गए, पैसे दे के छूट जा, तो इस तरह का फार्मूला जो है चल रहा है। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी, आपसे इस बड़ी खबर के बारे में बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शुरू से कहते आए हैं कि ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात ज़रूरी हैं। जब से इदारे कौमी आए गए, नौकरशाही में बहुत बिगाड़ आया है। ब्यूरोक्रेट्स को जवाबदेह होना पड़ेगा, वरना ट्रांसफ़र नहीं होगा, घर भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नौकरशाही के बारे में क्या कुछ कहते रहे, हम आपको दिखाते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान का मसला है, हमारा सारा जो एनवायरनमेंट है वो सरमायाकारी को रोकता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको 1970 से एक जेल में चीज पड़ी हुई है, जब से वो एक नेशनलाइजेशन हुई थी पाकिस्तान में, कि किसी कोई सरमायाकारी बुरी चीज है, सरमायाकार बुरी चीज है। ये हमारे पॉलिटिशियन में भी सोच आ गई, ब्यूरोक्रेसी भी। पहले तो आप गवर्नमेंट की वजीरों को सब जब अपनी डिपार्टमेंट से बैठेंगे, अपने नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्लीज एक चीज ये बताएं कि जब तक बिजनेसेस के लिए आसानियां पैदा आप नहीं करेंगे तब तक सरमायाकारी नहीं आएगी, और जितना पोटेंशियल है इस मुल्क का वो डेवलप ही नहीं होगा। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, उनको भी किसको प्रमोशन देनी है, किसको बोनसेस देने हैं, और किसको हमने निकालना है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं। उसके अंदर भी हम जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है, जो पकड़ा गया, उसकी ट्रांसफर नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। हम चाहते हैं कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को
उसी तरह मेरिट के ऊपर लोगों को ऊपर लेके आएं, उनको आइसोलेट करें पॉलिटिकल प्रेशर से। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि ये हमारा बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरी तरह सपोर्ट करें, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF प्रोग्राम पर नज़र सानी का इंदिया दे दिया। कायमा कमेटी ख़जाना को मुल्की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग में शौकत तरीन का कहना था कि IMF ने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है। बिजली टैरिफ में इजाफे का मुतालबा नाजायज़ है। टैरिफ बढ़ाने से करप्शन और महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। नए वजीर खजाना की IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की अवाम दुश्मन शराइत की मुखालफत, प्रोग्राम में तब्दीली का इशारा दे दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने बिजली टैरिफ बढ़ाने की शर्त रखकर पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। आलमी मालियाती इदारे से बात करूंगा। हमें इस वक्त जो हमारी इस वक्त कंडीशंस हैं उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें उनसे रिलीफ मांगनी पड़ेगी। शौकत तरीन का कहना था कि टैरिफ बढ़ाने से करप्शन और महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये बेस इफेक्ट है। पिछले साल में इस वक्त इन्फ्लेशन जो थी वो गिर गई थी, तो अभी उतनी इन्फ्लेशन 2% से दिख रही है, बढ़ रही है। बट हम इसके ऊपर बहुत प्राइस स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और इस पर सारे एक्शन ले रहे हैं। वजीर खजाना की जानिब से IMF प्रोग्राम पर नजरसानी के दावे अपनी जगह, लेकिन अरकान पार्लियामेंट की नजर में ये काम इतना भी आसान नहीं। IMF हो या और FATF हो या आपका GSP प्लस हो, यहाँ पे हमारा फॉरेन रिलेशन बहुत ज्यादा माना रखता है। वो हर फाइनेंस मिनिस्टर आके इन ख्यालात का इजहार करता है, तो इस वजह से इतना इजी टास्क नहीं है। वजीर खजाना का कहना था कि नए टैक्सेस के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है। सनती शोबे के लिए 200 अरब रुपए के फंड के कयाम की तजवीज भी दे दी। कहा गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी मंसूबा है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। शुगर स्कैंडल के शिकार जहांगीर तरीन ने दावा किया है कि बिजनेस केस में FIA का कोई किरदार नहीं। सब जानते हैं केस की बुनियादें किसी और वजह से हैं। लाहौर में बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था कि वो तफ्तीश से डरते नहीं हैं, ना ही कभी ये कहा कि केस ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसाफ का यकीन दिलाया है, इंशाअल्लाह अब इसका कोई हल निकलेगा। ये केस जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं। यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है। कहते बिजनेस टू बिजनेस इश्यूज है। इसमें कोई पब्लिक फंड का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसमें किसी चीज़ का कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा। सबको मालूम है, साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी और वजह से हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो, ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुए और इंशाल्लाह ये इसका भी कोई हल निकलेगा। जफर साहब पे हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरह देख के और खान साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। मेरे से किसी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ईद घर पर ही मनाएंगे। लाहौर की अदालत ने अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आज भी तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद अरकान असम्बली के साथ अदालत पहुंचे। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। जहांगीर तरीन की एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेशी। PTI रहनुमा को गिरफ्तार न करने के हुक्म में तुसी हो गई। अदालती इस्तफसार पर तफ्तीशी अफीसर ने कहा कि अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। जहांगीर तरीन के वकील ने बताया कि इस मामले की छानबीन करने वाली JIT के सरबराह ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किए। अदालत ने बावर कराया कि वो किसी JIT का इंतजार नहीं करेगी। तफ्तीशी अफीसर अदालत को जवाबदेह है। फाजिल जज ने हदायत की कि आइंदा समात पर जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया जाए। समात के बाद जहांगीर तरीन और उनके बेटे बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, जहां वकील सफाई ने ये नुक्ता उठाया कि अदालत को उनके मौकल के खिलाफ समात का इख्तियार नहीं। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का गलत इल्जाम लगाया। अदालत में पेश होने से पहले तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, सूबाई वजीर और बशीर जहांगीर तरीन के घर इकट्ठे हुए। इस मौके पर हम ख्याल ग्रुप के 5 अरकान पंजाब असम्बली और 2 अरकान कौमी असम्बली गैर हाजिर रहे। कैमरामैन खाविद महमूद के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। जहांगीर तरीन साहब चुप कर रोजा तोड़ दें। अब तो शाह महमूद कुरैशी ने भी कह दिया
आधे तीतर आधे बटेर न बने। सहाफ़ी के सख्त सवाल पर जहांगीर तरीन का जवाब आपको दिखाते हैं। तोड़ दें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने स्पीच में डायरेक्ट कहा है कि आधे तितर आधे बटेर ना बने। ठीक है, इस तरह कुछ आप भी उनके बारे में बताइएगा कि क्या और इसके अलावा कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं? मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, इस तरह की बातें, ये हल्की बातें हैं। हम जैसे लोगों को ये सूट नहीं करते हैं कि हम इस तरह की हल्की बात करें। इलेक्शन हारने पर धांधली करो ना रोने की रिवायत आखिर कब तक चलेगी? वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखे बगैर मुस्तरद कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने कहा मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात के तहत हल्काबंदियाँ आबादी की पाबंद पर होंगी, बुनियाद पर होंगी, रजिस्टर्ड वोटर्स की बुनियाद पर होंगी। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शबीर की रिपोर्ट। नून लीग ने हमेशा पर्चियों की सियासत की और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी देखे बगैर ही मुस्तरद कर दिया। कराची ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की गूंज पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी जमातों को अब वक्त के तकाजे समझना होंगे। टेक्नोलॉजी ने इन चीज़ों को आसान किया है। हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं, ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, PMLN कह रही है धांधली हुई, और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की। बाबर आवान ने मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात भी बता दी। इंतखाबी अमले पर एतराज की सूरत में तयनाती चैलेंज हो सकेगी। हल्का बंदियाँ भी आबादी की बुनियाद पर नहीं, नादरा डाटा के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की बुनियाद पर होंगी। रिफॉर्म के लिए इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर 49 सेक्शंस कुछ डिलीट किए जा रहे हैं और कुछ तब्दील किए जा रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी अमूर के मुताबिक सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतखाब लड़ने का हक देने के लिए आईनी तरमीम भी लाई जाएंगी। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि अपोजिशन जमातों का हुकूमत के साथ बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं। हुक्मरानों ने 3 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इनके NRO का वक्त आ रहा है। इलेक्शन रिफॉर्म्स करना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इनके पास कोई तजवीज़ है तो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, इलेक्शन कमीशन सबको बुलाए और वहाँ पे जो कंसेंसस होगा उसके मुताबिक इलेक्शन हो सकती है। हुकूमत के साथ हमारा या अपोजिशन की दूसरी जमातों का बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे 3 साल जो है मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया है, सियासी रवायात का बेड़ा गर्क किया है। ना इन्हें कोई शर्म है, ना इन्हें कोई हया है। इनके साथ हम फैटअप के ऊपर बैठे और बाद में उस मामले को किस तरह से इन्होंने जो है वो यानी अदरवाइज़ इन्होंने बिहेव किया। और वज़ीर आज़म साहब हैं, वो हर वक्त जब भी कोई बात होती है वो कहते हैं NRO। अब तो इनके NRO का वक्त आ रहा है। शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं, मगर यकीनी बनाएं कि इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन में कोई किरदार ना हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि नून लीग का NA 249 के पोलिंग बॉक्स फ़ौज की तहवील में देने का मुतालबा समझ से बाहर है। नून लीग ने पंजाब में बुज़दार हुकूमत को टफ टाइम क्यों नहीं दिया? हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने देने के बयानात से वाज़े हो रहा है कि कौन बी टीम है। जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। हम यही चाहेंगे लेजिस्लेशन करवा दें, मगर ये कंसेंसस बना दें कि इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में गैर जिम्मेदाराना तालबात है नून लीग की तरफ से NA 249 के पोलिंग बॉक्सेस को फौज के कस्टडी में देने का, वो मेरा समझ से बाहर है। अगर इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की बात की है और नून लीग अभी तक इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो वो दोनों एक पेज पे हैं। हमने तो आपको रास्ता दिखाया है कि पंजाब के थ्रू आप वफाक भी ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसका जवाब फिर देना। वोट को इज्जत नहीं दिया जाएगा जब तक हम पार्लियामान को इज्जत नहीं देते। अगर आपके पास पंजाब में मेजॉरिटी है तो क्यों बुज़दार को चैलेंज नहीं किया जाता? अभी हमें महसूस हो रहा है कि शायद इनका मुकमुका है। बी टीम का इल्जामात है, वो तो आपके सामने है कि कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब को 5 साल वजीर आज़म रहना चाहिए। स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें कौन बी टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले जाए। मतवालों और जियालों के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी घबराई हुई क्यों है?
हाथ साफ है तो तलाशी क्यों नहीं देते? सवाल उठाया कि बिलावल साहब गिनती और फॉरेंसिक की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है भाई? अगर कोई आपने कुछ किया नहीं, अगर आपके हाथ साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? बिलावल साहब, आप गिनती और फोरेंसिक और थैले खोलने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं? थैले खुलने चाहिए। और ये तो एक इंसाफ की बात है, ये हमारा हक है। उसके बाद अगर जीत आपकी हुई तो हम आपके घर मुबारक देकर आएंगे। जहां सफाई और पानी नहीं, इंसान जिंदा नहीं रह सकते, वहाँ भुट्टो कैसे जिंदा हो गया है? कोरोना के बढ़ते केसेस, पंजाब के सिर्फ 10 अजला में एहतिकाफ की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल उमर, नोटिफिकेशन में क्या क्या कुछ लिखा है? जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पंजाब के सिर्फ 10 अजला में एहतिकाफ की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। पंजाब के 10 अजला की जो मसाजिद हैं उनमें एहतिकाफ की बैठने की इजाज़त होगी, जिनमें साहिवाल, भावलपुर, चिन्योट, गुजरात, उकाड़ा शामिल हैं। इसी के साथ साथ अटक, सियालकोट, डेरा गाजी खान, हाफिजाबाद और जंग शामिल हैं। जो ज्यादा शरह वाले अजला हैं उनके शहरी को घरों में ही एहतिकाफ पर बैठने की जो है वो कहा गया है। लाहौर के अंदर भी जो कमिश्नर लाहौर हैं उन्होंने कहा है कि अवाम ताउन करे और मसाजिद में एहतिकाफ पर बैठने की इजाज़त चूँकि नहीं है तो लाहौर में बिल्कुल भी किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी एहतिकाफ में बैठने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे पंजाब के 10 अजला जहां एहतिकाफ की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का नोटिफिकेशन सामने आया। साहिवाल, भावलपुर, चिन्योट, गुजरात, उकाड़ा, यहाँ एहतिकाफ में बैठने की इजाज़त होगी। अटक, सियालकोट, डीजी खान, हाफिजाबाद और झंग, यहाँ पर भी एहतिकाफ किया जाएगा। रमज़ान मुबारक अपनी आखिरी अशरे में दाखिल हो गया है। मुल्क भर में मुसलमान एहतिकाफ में बैठ गए हैं। मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में क्या इंतज़ामात किए गए हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। कराची के तमाम मसाजिद में एहतिकाफ करने वाले हजरात बैठ चुके हैं, एहतिकाफ शुरू हो चुका है। ताहम कोरोना की SOPs का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ मसाजिद ने अपने तौर पर अपनी गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसके मुताबिक रवायती तौर पर चादरों का पार्टीशन नहीं रखा गया है और इसी तरह बहुत कम तादाद में मुतकफ़ीन को इजाज़त दी गई है कि वह एहतिकाफ में बैठें। मैं इस वक्त FC एरिया की जामा मस्जिद वस्ता में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता साल 13 अफराद ने एहतिकाफ का फ़रीज़ा अंजाम दिया था और इस साल भी यहाँ पर 12 अफराद को एहतिकाफ में बैठने की इजाज़त दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के ज़रगूनी मस्जिद में। यहाँ पर भी आज एहतिकाफ का अहतमाम किया गया है। यहाँ के इंतज़ामिया का कहना है कि कोरोना SOPs की यहाँ पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। एहतिकाफ में ये अहले ईमान बैठ गए हैं और जो तमाम सखर की मसाजिद है वहाँ पर इंतज़ामात भी मुकम्मल किए गए हैं और अक्सर मसाजिद में जो SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो अहले ईमान वाले एहतिकाफ में बैठे हैं उनको समाजी फासले पर रखा गया है। फर्दानान इस्लाम अल्लाह ताला की जो है खुशनुदी हासिल करने के लिए एहतिकाफ में बैठे हैं, जबकि जो है हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा था। इसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया और उलमाए कराम के बीच में मुज़ाकरात हुए थे। मुज़ाकरात के बाद जो है कम तादाद में जो है SOPs पर अमल दरामद करते हुए जो है एहतिकाफ में बैठने की इजाज़त दी थी। तो खुर्शीद आलम और हमारे दीगर रिपोर्टर्स मुल्क भर के बारे में अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस का जोर टूट भी रहा है, ये भी आपको बताएं। 1.5 हफ्ते बाद हलाकतें 100 से कम हो गई। 24 घंटे के दौरान 79 अफराद जान से गए। वायरस के बायस दुनिया भर में हालात संगीन हो गए। पाकिस्तान के लिए भी आइंदा चंद हफ्ते बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने रवा साल के आखिर तक मुल्क की 7 करोड़ आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की ठान ली है। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं। हुकूमत के सख्त इक़दामात और अवामी सतह पर किसी हद तक एहतियात से कोरोना की हलाकत खेजी में कमी। 25 अप्रैल के बाद पहली बार यौमिया अमवात 100 से कम। वायरस से 24 घंटे में 79 हलाकतें हुई। मजमुई अमवात 18,149 तक पहुँच गयी। 4,213 नए मरीज रिपोर्ट। फाल केसेस 87,953 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह भी कम होकर 9.16% पर आ गयी। दुनिया में कोरोना के यौमिया केसेस अब 9 लाख और यौमिया अमवात 15,000 से जायद हो चुकी। ट्विटर पैगाम में सरबरा NCOC असद उमर ने आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम करार दे दिए। गैर मामूली एहतियात पर जोर। अवाम की वैक्सीनेशन तेज तर करने की भी ठान ली गई। 70 मिलियन लोगों को यानी 7 करोड़ लोगों को
हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं इस साल के आखिर तक। 30 मिलियन डोजेस तो हम ऑलरेडी इस वक्त जून तक, इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में हम जिनके डील जो हैं साइन कर चुके हैं, तो हमें इस बात पे तसल्ली होनी चाहिए। मुल्क भर में 6,534 मरीज ताहाल अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मर्दान में 80%, मुल्तान में 74, लाहौर 70, जबकि गुजरांवाला में 57% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की लेकिन तबाहकारियां भी जारी हैं। बाजारों की सूरत हाल देखकर लगता ही नहीं कि आवाम को कोरोना का कोई खौफ भी है, या फिर खौफ नए कपड़ों के शौक में डूब गया। जानते हैं इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट में। ईद भी सर पर आ गई और कोरोना की वबा भी उरूज पर है। मैंने तो इस बार ईद की शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नए कपड़े और जूते ज्यादा अजीज हैं। जिंदगी प्यारी है या नए कपड़े? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही होना चाहिए कि जिंदगी। लेकिन इस्लामाबाद वालों की अपनी ही मंतक है, जिन्हें जान बचाने से ज्यादा ईद मनाने की फिक्र है। जाहिर है ईद है, नया जोड़ा लेना है, बच्चे भी नहीं रहते, तो इसीलिए शॉपिंग ज़रूरी है। नया जोड़ा पहनना इस तरह ज़रूरी है जैसे कोरोना में वैक्सीन लगवाना। कोरोना से पहले डर था, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, बस यूज़ टू हो जाते हैं हर चीज़ से। और वैसे भी हम मुसलमान हैं, हमारा कीदा है रमज़ान में रोज़े रखें, नमाज वगैरह पढ़ें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुकानों पर खवातीन और बच्चों का रश और बेहतियाती खतरे की घंटी बजा रही है। ईद पर नए कपड़े पहनने का शौक अपनी जगह, लेकिन अगर किसी शौक की कीमत आपकी जान हो तो ऐसे शौक से परहेज ही बेहतर है। ये शॉपिंग का मौका नहीं, जान बचाने का वक्त है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।